दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बड़ा ही एक अहम इशू है मिडल ईस्ट का, उसके बारे में जानेंगे। और ये इशू जो है, ये फ़लस्तीन और इसराइल का जो इशू है मिडल ईस्ट में, जो कि काफ़ी पुराना है, सालों से चला आ रहा है। इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे कि ये इशू जो है ये कैसे है और क्यों है और उसकी क्या वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है इसराइल फ़लस्तीन जो है कन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर। तो इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है जो मिडल ईस्ट में, ये 20वीं सदी में जो है वो शुरू हुआ। और ये जो इशू है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ अदवार में, कभी ये ज़्यादा बढ़ता गया और फिर कभी इसमें जो है कुछ हद तक नरमी आई। और इसी तरह से कुछ जो है वो यानी अमन मुआहदे हुए, फिर वो तोड़े गए और फिर ये लड़ाइयाँ शुरू हुई। और फिर 2019 में जो है इसमें किसी हद तक जो है वो एक मुआहदा हुआ पीस प्रोसेस का, और इसमें जो है वो कुछ मामला जो है वो ठंडा रहा। लेकिन तकरीबन ये गुज़िश्ता कोई 50-60 सालों से ये जो इशू है ये बिल्कुल भी अपनी आबोताब से जो है वो जारी रहा है। और इस वजह से जो मिडल ईस्ट के जो मामलात हैं यानी मशरिक़ वस्ता, वो आज भी खुसूसन मुसलमानों के लिए बड़े तकलीफ देह हैं। तो बेसिकली ये जो यहूद और जो फ़लस्तीन हैं, यानी जो इसराइली हैं और जो फ़लस्तीनी जो अरब मुसलमान हैं, तो ये बेसिकली फ़लस्तीन और यहूद जो हैं वो दो भाई थे। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के आल से ये हैं, और इसीलिए ये जो हैं इन्हें बेसिकली कज़न्स कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ मामलात हैं, इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या मामलात आगे जो हैं वो हुए, किस तरह से जो है ये यहूदी यहाँ से चले गए, फिर वो दोबारा आ गए, और फिर इसी तरह से ये मामलात, और उन्होंने क्यों मुख्तलिफ इलाके जो हैं मुसलमानों के वो उनसे छीने और उन पे कब्ज़ा किया। तो बेसिकली ये मामला तब शुरू हुए जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यानी यहूदी थे उन्होंने जो है वो माइग्रेशन की वापस फ़लस्तीन की तरफ। और इसी तरह से उन्होंने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने कब्ज़े जो हैं वो शुरू कर दिए। फ़लस्तीनियों से उन्होंने ज़मीनें छीनी, और इस वजह से जो है वो उन्होंने जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यानी मगरबी किनारा जो है, उस पे आके जो है उन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया। और ये आहिस्ता-आहिस्ता गज़ा की पट्टी जो है, यानी जिसे जिसे गज़ा स्ट्रिप कहा जाता है, वहाँ तक ये मामला जो है वो जाके पहुँचा। और इस मामले को अब तकरीबन जो है वो 53 साल हो चुके हैं। जो यानी ये जो यहूदी हैं जब ये माइग्रेट करके वापस फ़लस्तीन की तरफ आए, बिलख़ुसूस वर्ल्ड वार 2 के बाद। क्योंकि जब हिटलर ने यहूदियों को जो है वो स्लॉटर किया वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी में, और फिर पोलैंड में भी इनके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात हुए। क्योंकि ज़्यादातर यूरोपीय इस दौर में जो है वो यहूदी जो हैं वो यूरोप में जो है वो आबाद थे। फिर वो दोबारा वहाँ से वापस आना शुरू हुए फ़लस्तीन की तरफ। ये यहूदी फ़लस्तीन से क्यों चले गए थे और फिर वहाँ पे क्यों आए, आगे जाके इसको जो है हम डिस्कस करेंगे तो आप जानेंगे। तो इस वजह से ये जो मसला है, जो यहूद और जो जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, इनके मामले में इनके बीच में माबैन जो ये मामला है, वो एक तो ये है कि म्यूचुअल रिकग्निशन है, साथ में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कुछ बॉर्डर्स के इश्यूज़ हैं, इसी तरह से वाटर क्राइसिस हैं, और जो बैतुल मुक़द्दस है, जिसे हम यरूशलेम कहते हैं, उसका कंट्रोल है, उसके ऊपर झगड़े झगड़े चल रहे हैं। और साथ में जो इसराइली आबादकारी है वो, क्योंकि फ़लस्तीनियों को और जो बाकी जो जो अरब ममालिक हैं या और मुसलमान ममालिक हैं या दुनिया के कुछ और ममालिक भी हैं, उन्हें ये काबिल कबूल नहीं है। साथ में जो फ़लस्तीनियों की आज़ादी है उनके मामलात हैं, और इसी तरह से जो इलाके फ़लस्तीनियों से जो यानी यहूदियों ने छीने हुए हैं, उनमें वापसी के जो हकूक़ हैं ये। तो ये दुनिया का एक ऐसा यानी खित्ता है जो तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहम है, यानी सकाफ़ती लिहाज से और मज़हबी लिहाज से। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जो खित्ता है, जो बिलख़ुसूस जो यरूशलेम है, ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब का हब है, जिसमें यहूदियत भी है, जिसमें ईसाइयत भी है, और इसमें इस्लाम भी है। तो ये एक बैनुल अक़वामी जो है वो मसला रहा है शुरू से, और अभी भी जो है ये मामला है। काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म होता है वर्ल्ड वाइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो ईसाई भी आते हैं मुसलमानों के अलावा, क्योंकि उनके भी वहाँ पे जो है वो मुक़द्दस जगह हैं, जो उनके मज़हबी यानी मुक़द्दस जगह हैं, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
کہ यहूदियों के कौन से मुक़द्दस मकामात हैं, ईसाइयों के कौन से मुक़द्दस मकामात हैं और मुसलमानों के कौन से जो हैं वो यानी मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो मामला है, जो यानी दौर जदीद का जो ये इशू है फ़लस्तीन और इसराइल में, ये शुरू होता है 1948 में, जब इसराइल ने वहाँ पे जो है अपनी रियासत बनाई और उसका उन्होंने वहाँ पे ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इज़राइल। ये उन्होंने 1948 में किया, मई 1948 में। उसके बाद फिर जो है जो यानी अरब लीग यानी जो थी जो यानी अरब ममालिक हैं, दुनिया के जो अरब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी एक लीग बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने फिर जो है इस मामले में जो है वो मुदाखलत की और उन्होंने फिर कहा कि हम जो है वो यहूदियों से लड़ेंगे फ़लस्तीनियों के बिहाफ पे, और इस वजह से पहली जो है वो यानी अरब इसराइल वार जो है वो 1948 में शुरू हुई। इस जंग में जो अरब थे या जो मुसलमान थे उनको कामयाबी तो ना मिल सकी, लेकिन उसके बरक्स ये हुआ कि इसराइल ने काफ़ी इलाके जो हैं वो उन्होंने जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिए, खुसूसन कुछ जॉर्डन जो है उसके इलाके। जॉर्डन एक इस्लामी मुल्क है, साथ में पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि फ़लस्तीन के बॉर्डर्स जो हैं वो जॉर्डन से भी लगते हैं, इसी तरह से इजिप्ट से भी लगते हैं, यानी मिस्र से, और कुछ और काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं उनके साथ मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इलाके थे, यानी वेस्ट बैंक के जो मगरबी किनारा है वहाँ पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह से जो यानी फ़लस्तीनी थे उनको सिर्फ जो गज़ा की पट्टी है, गज़ा स्ट्रिप, वहाँ तक उनको महदूद किया गया। तो फिर मिस्र ने वहाँ पे आल फ़लस्तीन गवर्नमेंट जो है वो बनाई गज़ा स्ट्रिप में, और इसी तरह से ये अमन मुआहदा जो है वो तय पाया किसी भी तरीके से, और अरब लीग ने ये जो गज़ा स्ट्रिप का इलाका था वो बेसिकली मिस्र के यानी कंट्रोल में दे दिया 1948 में। इसी तरह से फिर कुछ अरसा बाद जो है 1956 में सूज़ क्राइसिस जो है वो दोबारा से हुए, और फिर इसराइल ने जो है वो यानी फ़लस्तीन पे जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की, और उन्होंने जो गज़ा की पट्टी है, जो स्ट्रिप है, वहाँ से फ़लस्तीनियों को बाहर निकाला, और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वहाँ से इसराइली जो फ़ौजें थीं वो विथड्रॉ हो गई, और वो इलाके वापस जो हैं वो फ़लस्तीनियों को दे दिए गए। तो उसके बाद फिर मिस्र ने 1959 में जो है वहाँ पे ये जो यानी गज़ा स्ट्रिप का जो इलाका था उनको उन्होंने जो है वो इजिप्ट के साथ जो है वो मर्ज कर लिया, और उसका उन्होंने नाम दे दिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। और ये गज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ पे फिर अब जो है वो जो गज़ा स्ट्रिप वाला जो इलाका था, यानी गज़ा की पट्टी का जो इलाका था, वो मिस्रियों की डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया। लेकिन इससे भी ये मामलात नहीं चले, और बिल आखिर 1964 में जो है यासिर अराफात ने जो है वो एक तंजीम बनाई, जिसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फ़लस्तीन जो है उनकी आज़ादी का एक जो है वो इदारा बनाया गया, जो यासिर अराफात ने बनाया, और इसे अरब लीग ने काफ़ी सराहा, और उन्होंने जो है इसकी यानी उनको एक सीट भी दी, जो यानी अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनको एक नुमाइंदगी भी दी, और काफ़ी सपोर्ट भी की यानी अरब लीग ने इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो यासिर अराफात ने 1964 में बनाई। इसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए जब 1967 में जो है वो ये 6 दिन की जंग जो है वो लड़ी गई मुश्तरका अरब फोर्सेस और इसराइल के बीच में। इसमें भी जो है वो बिल आखिर जो यानी ये जो मुश्तरका यानी कंबाइंड जो अरब फोर्सेस थे उनको शिकस्त हुई, और ये इसराइल जो है उन्होंने और ज़्यादा इलाके जो हैं वो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए, खुसूसन जो मगरबी किनारा था वेस्ट बैंक का, और इसी तरह से गज़ा की जो पट्टी है वो भी, और ये उन्होंने आज़ाद भी करा लिए यानी मिस्र से यहूदियों ने, इसराइलियों ने। तो इसके बाद फिर कुछ और काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं वो ख़राब हुए, फिर जो जो यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी यासिर अराफात की, फिर वो वहाँ से चले गए जॉर्डन में, उन्होंने वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, और वहाँ से जो है उन्होंने अपनी जो ये आज़ादी की तहरीक थी वो उन्होंने वहाँ से शुरू की, और जो भी वो यानी मुज़ाहमत कर रहे थे इसराइली यानी फ़ौजियों के साथ, तो वहाँ से शुरू हुई। इसके बाद फिर कुछ और छोटी-मोटी जंगें जो हैं वो लड़ी गईं, जिनमें वार ऑफ एट्रिशन है, यानी बैटल ऑफ कमरा जो है, जिसके आम तौर पे जाना जाता है, वो लड़ी गई, और इसी तरह से फिर फ़लस्तीन और जॉर्डन में अंदर जो है सिविल वार जो है वहाँ पे एक किस्म के यानी मामलात बिगड़े 1970 में, और इसी तरह से जो फ़लस्तीन की जो तंजीम थी यानी PLO, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो भी जो है वो वहाँ पे बड़े सफ़र हुए,
تو یہ پھر پی ایل او جو ہے وہ بیک وقت میں اسرائیلیوں کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اور جو اندر جو ان کے ہاں جو یعنی فسادات تھے ان کو بھی وہ فیس کر رہے تھے. اور پھر وہاں سے جو ٹونیشیا ہے اسلامی ملک، پھر یہ جو یعنی پی ایل او کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، پھر وہ وہاں سے موو ہو کے تو پھر ٹونیشیا میں بھی کافی ٹائم وہاں سے وہ آپریٹ ہوتا رہا. تو یہ ساؤتھ لبنان میں جو معاملات تھے جو 1970 کی دہائی میں، ان سے کافی نقصان ہوا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لبنان میں ایک سول وار بھی وہاں پہ جو ہے وہ شروع ہوئی. اور یہ پھر معاملات کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے بالخصوص جو یعنی فلسطینی تھے وہ کافی زیادہ کمزور پڑ گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے کچھ یعنی وہاں سے اٹیک شروع کیے اسرائیلیوں پہ. اور پھر اسرائیلیوں نے 1968 میں ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کی، جس کو انہوں نے نام جو ہے وہ دیا یعنی آپریشن لٹانی. تو یہ ایک کوسٹل روڈ مساکرے جو معاملات تھے اس کے بنیاد پہ یہ آپریشن جو ہے وہ اسرائیل نے شروع کی، اور اس آپریشن میں بھی اسرائیلیوں نے اور زیادہ علاقے جو تھے فلسطینیوں کے یا جو ان کی زمین تھی ان کو اپنے قبضے میں جو ہے وہ کر لیا. تو یہ معاملات پھر اس طرح سے چلتے رہے، اور اسی طرح سے پھر یہ جو ہے 1982 میں ایک معاہدہ ہوا، امن معاہدہ ہوا، یعنی مصریوں اور اسرائیلیوں کے بیچ میں. یہ کوئی پہلا معاہدہ تھا جو یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اوسلو اکارڈز، اوسلو میں ایک معاہدہ ہوا تھا 1993 میں، اور یہ بل کلنٹن کا دور تھا، یعنی وہ امریکن پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن. تو یہ معاہدہ جو ہے یہ بیسیکلی تو فلسطینیوں کے کافی حق میں تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کہ کچھ جو فلسطین میں اندر جو یعنی تحریکیں تھیں انہوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی تھی، جس میں یعنی حماس تھے یا کچھ اور اسلامک ایلیمنٹس تھے فلسطین کے، یعنی فلسطینین اسلامک جہاد، انہوں نے اس کی مخالفت کی. لیکن بہرحال اس میں فلسطین کو کافی زیادہ فائدہ ہوا، اور جو ایک یعنی جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے جس کا نام تھا ریبن، اس کو پھر ایک اسرائیلی نے جو ہے اسی بات پہ جو ہے وہ مار بھی دیا تھا. تو یہ معاہدہ جو ہے پھر جو اوسلو اکارڈ کے نام سے مشہور ہے 1993 میں، پھر یہ اسرائیلی گورنمنٹ نے اس سے جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو واپس کر لیا، یعنی بیکڈ آف، یعنی وہ اس سے انکاری ہوئے یا انہوں نے منحرف کر لیا 1996 میں. تو یہ وہ اوسلو اکارڈ کا پہلا جو ہے وہ یعنی معاہدہ تھا. اس کے بعد پھر کیمپ ڈیوس میں مذاکرات ہوئے، اور وہ کیمپ ڈیوس کا جو معاہدہ تھا جو جس پہ بات چیت کی گئی تھی، وہ بیسیکلی تو پہلے تو یعنی اس کو قبول کر لیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوا، اور بعد سے پھر جو یعنی فلسطینی تھے انہوں نے اس سے وتھڈرا بھی کر لیا تھا، کیونکہ یہ بالکل بھی ان کے اگینسٹ وہ معاہدہ تھا. تو اس کے بعد پھر کچھ اور معاملات ہیں، یعنی یہ مختلف ادوار میں اسرائیل جو ہے وہ آپریشن کرتا رہا، اور جو فلسطین نیشنل سیکیورٹی فورسز تھے اور اسرائیل ڈیفنس فورسز تھے ان میں جھڑپیں ہوتی رہیں. اور یہ جو یعنی وائلنس تھا، قتل و غارت جو تھی، یا جو آئے روز وہاں پہ فائرنگس وغیرہ ہوتی تھی، خصوصاً 2000 میں، یعنی 20ویں صدی کے جو ہے وہ 21ویں صدی کے شروع میں، 20ویں صدی کے آخر سے جو یہ معاملات بگڑے 1998 سے اور 99 سے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ خراب رہے، خصوصاً 2004 اور 2005 تک. اور اسی طرح سے پھر یہ معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہے. تو 2006 میں پھر حماس جو ہے انہوں نے جو فلسطین میں جو یعنی پارلیمنٹری انتخابات تھے وہ انہوں نے جیتے. تو کافی کوشش کی اسرائیلی یعنی گورنمنٹ نے کہ وہ حماس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لائے. انہوں نے وہاں پہ ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ یعنی معاشی پابندیاں بھی لگائیں، لیکن حماس نے جو ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے یا اس کو ماننے سے ایک آزاد اور خود مختار یا ایک الگ ملک سے بہرحال انکار کر دیا، اتنے برے معاملات کے باوجود بھی. اور اس کی وجہ سے پھر غزہ میں ایک جنگ بھی چھڑی 2007 میں، اور وہ جنگ بھی کافی یعنی خطرناک تھی. اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ یعنی مسلمان جو ہیں فلسطینی جو بے گناہ فلسطینی تھے وہ شہید ہوئے. اور حماس اور الفتح کے بیچ میں بھی جو ہے وہ غزہ میں جنگ لڑی گئی، اور اس سے پھر کافی فلسطینیوں کو ویسے ہی جو ہے وہ نقصان بھی ہوا. اس طرح سے پھر یہودیوں نے یعنی اسرائیلیوں نے جو ہے وہ کچھ اور علاقے جو تھے وہ ویسے ہی انہوں نے آکیوپائی کر لیے تھے، لیکن جو سمندری راستے تھے یا جو پانی کے راستے تھے، خصوصاً جو سیوز کنال تھے، وہاں سے جو یعنی
फ़लस्तीन में दाखिल होने का रास्ता था वो बंद कर लिया। फिर इसी तरह से जो मिस्र का बॉर्डर था उसको भी उन्होंने बंद कर लिया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ टाइम दिया बिलखुसूस हमास को 2007 के दो अदवार में। और इसी तरह से फिर 2008 में इसराइल ने दोबारा एक ऑपरेशन लॉन्च की थी जिसका नाम था कास्ट लीड, और वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक यानी मुसलमानों के लिए यानी फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ी ही एक यानी दर्दनाक वो ऑपरेशन थी, क्योंकि उसमें भी हज़ारों फ़लस्तीनी जो हैं वो बेगुनाह मारे गए थे। और फिर ये बिल आखिर जो है वो सीज़ फायर हुआ था फरवरी 2009 में, और ये जो है वो सीज़ फायर तय पाया था इसराइल और मिस्र के बीच में। तो उसके बाद फिर ये मामला आगे चलते रहे। अब ये है कि ये जो मामलात हैं इसमें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो यरूशलेम है या जो बैतुल मुक़द्दस है, वो के काफ़ी बुनियादी जो हैं वजूहात हैं जिसके ऊपर जो मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं ये लड़ते आ रहे हैं या इनमें मामलात हैं। तो इसमें जो बुनियादी वजह है वो यरूशलेम है। जो और बुनियादी वजूहात हैं उनमें से ये एक है, यानी बैतुल मुक़द्दस। तो बैतुल मुक़द्दस जो है ये मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए, सबके लिए जो है ये मुक़द्दस जगह है। तो आप तारीख में अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो उमर फारूक थे जो खलीफा दोम है इस्लाम के, यानी हज़रत उमर फारूक, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, यानी ईसाइयों से उन्होंने जो है वापस लिया था। तो फिर ईसाइयों ने उस टाइम पे हज़रत उमर फारूक से एक मुआहदा किया था कि आप यहूदियों को कभी भी बैतुल मुक़द्दस में आने नहीं देंगे। तो उसके बाद ये फिर काफ़ी अरसा जो है बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। दोबारा फिर ये ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया, और फिर इससे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा जो है वो फ़तह किया था। तो उसके बाद फिर ये जब सल्तनत उस्मानिया जो है जो तुर्की में थी, जब ये 20वीं सदी के यानी 1920 के अदवार में ये टूटी, तो फिर से ये जो है मुसलमानों के हाथों से निकल गया, और फिर से ये जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर कंट्रोल आ गया। तो ये फिर ब्रिटिश एम्पायर ने जो है इसको जो है वो वर्ल्ड वार 2 के दौरान फिर इसको जो है वैसे ही छोड़ दिया। तो इस वजह से ये जो इलाका है, 3 अहले किताब हैं, यहूदी भी अहले किताब हैं, ईसाई भी अहले किताब हैं, मुसलमान भी अहले किताब हैं। तो इन सब के यहाँ पे जो है वो बड़ी मुक़द्दस मकामात हैं। टेम्पल्स हैं यहाँ पे यहूदियों के, यानी टेम्पल माउंट जो है वो कहा जाता है, पहाड़ी है एक, उसका नाम है, जिन पे इनकी जो है वो यानी मजहबी मकामात हैं जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं। तो इस लिहाज से ये इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। और कदीम इसराइली जो यानी बादशाह थे, किंगडम है, वो भी इसी टेम्पल माउंटेन के इर्द गिर्द है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो यानी ईसाइयों की अगर हम बात करें तो जो यानी क्रूसिफिकेशन, जो यानी ईसा मसीह को जो ये मानते हैं यहूद ईसाई, वो के मुसलमान नहीं मानते कि उन्हें जो है वो सूली पे लटकाया गया था। तो वो सूली पे लटकाने वाला मकाम जो है वो बैतुल मुक़द्दस में है। और इसी तरह से उनका एक जो है वो यानी चर्च है, बड़ा उनका एक यानी मुक़द्दस चर्च है ईसाइयों का, वो भी बैतुल मुक़द्दस में है। और मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस क्योंकि पहला किबला था, और ये जो मेराज का वाक़या है तो ये कहा जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आके तो बाकी जो पैगम्बरान थे उनको जो है वो उनकी इमामत करते हुए यहाँ से नमाज़ पढ़ी थी, और फिर यहाँ से वो रवाना हुए थे मेराज के लिए। वैसे भी मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो पहला किबला था मुसलमानों के लिए। तो ये इस लिहाज से ये तीनों के लिए जो है बड़ा ही एक अहम मकाम है। तो याद रखें बैतुल मुक़द्दस एक पूरा इलाका है, उसमें मस्जिद अक्सा भी है, उसमें और मकामात भी हैं जो यहूदियों के भी हैं और ईसाइयों के भी हैं। ये पूरा एक अच्छा खासा इलाका है। तो इसमें फिर यहूदियों ने एक सुरंग भी बीच में जो है वो खोदी थी, और उनकी कोशिश थी कि उस सुरंग के खोदने की वजह से जो मस्जिद अक्सा है वो गिर जाए और वो यानी ख़त्म हो जाए, ताकि उनकी मुसलमानों से जो जान छूट जाए। तो बहरहाल ये इलाका जो है ये बेसिकली एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा रहा है, और इसमें यूनाइटेड नेशंस ने कई मरतबा जो है इसको मानने से इनकार किया है। और फ़लस्तीन जो है वो मानते हैं कि यहूदियों ने जो है उनके साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है। बड़े ही दुनिया के बहुत ज़्यादा जो ममालिक हैं वो अभी भी जो है वो यानी इसराइल की क्लेम्स जो हैं वो नहीं मानते। ख़ुसूसन जो यानी जो मशरिकी यरूशलेम है उस पे जो उन्होंने कब्ज़े किए हैं वो नहीं मानते। जो 1967 की जो जंग है जो 6 दिन चली थी, उसके बाद जो यानी यहूदियों ने जो कब्ज़े किए तो उसको ना यूएन मानता है, ना यूएन के और काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो मानते हैं।
तो इसराइल को सिर्फ चंद ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है और जिसमें रशिया है, वो जो है इसकी ये जो एक्सेप्शंस हैं वो उन्हें मानते हैं। अदरवाइज बाकी दुनिया जो है बिल्कुल भी इनको नहीं मानती, बशमूल पाकिस्तान के। लेकिन मुसलमानों की हालत पस्ता है पूरी दुनिया में, तो इस वजह से इनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। और जो जो यहूदी हैं वो खुल्लम खुला जो है वो वायलेशन करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, और उसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी अपनी रूलिंग दे चुका है, लेकिन वो उसको भी नहीं मानते। तो उन्होंने एक वहाँ पे दीवार बनाई हुई है जेरूसलम के इर्द गिर्द। वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल है जो उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे एक जो है वो जेरूसलम का कानून जो है वो यहूदियों ने लिखा और वो उन्होंने जो है वो यानी अनाउंस किया। तो उसको भी यानी पूरी दुनिया नहीं मानती, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी कहते हैं कि नहीं, ये जो है बेसिकली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, और इसको इंटरनेशनली जो है ना यूएन मानता है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ना ही यूएन की अक्सर जो यानी ममालिक हैं वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक ज्यादती है जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यहूदियों की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो ये यहाँ पे जो यानी कुछ जो तारीखी मकामात हैं या जो मजहबी मकामात हैं उसमें यानी यहूदी ये कहते हैं कि जो वहाँ पे ओलाइव्स की पहाड़ियाँ हैं, माउंट ऑफ ओलाइव्स जो हैं, ये वेस्टर्न वॉल है जो यानी उन्होंने मगरब से एक दीवार बनाई है जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये यहूदी ये यानी उनको ये था कि मुसलमानों ने क्योंकि यहूदियों को वहाँ आने से रोका हुआ था, यानी ये जब यहूद यहाँ पे आए 1948 यानी 1948 से पहले, तो मुसलमानों ने उनके दाखिला वहाँ पे बंद किया हुआ था। तो इस वजह से वो कहते हैं यानी यहूदी ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि अगर हम ये इलाके मुसलमानों को दे देंगे तो वो हमारे जो यहाँ पे मुक़द्दस तारीखी मकामात हैं वो जो है इनको जो है मस्मार कर देंगे या उन्हें डिस्ट्रॉय कर लेंगे या वो जो है वो डिमोलिश कर लेंगे। इसी तरह से वो मुसलमानों को, क्योंकि पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उसकी मज़ार वहाँ पे है, तो वो मुसलमानों को वहाँ पे जाने नहीं देते, और उन्होंने वहाँ पे एक सुरंग भी जो है वो यानी उसकी खुदाई की थी। तो ये एक वेस्टर्न वॉल टनल है, और ये उन्होंने बेसिकली जो है इस बुनियाद पे की थी कि बैतुल मुक़द्दस में जो मस्जिद अक्सा है वो क्योंकि जो है वो गिराई जाए, तो उस पर मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया था, और उसके बाद फिर वो सुरंग जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अंदेशा है कि वो सुरंग जो है वो दोबारा खोल के तो वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी बातें हुई हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, और इस पे जो यानी इसराइल है उसका भी मौक़िफ़ आ चुका है, और वो इससे जो है वो इनराफ़ी करते आए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने जो है वो इसको कई मरतबा जो है वो एड्रेस भी किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल सपोर्ट करता है इसराइल को, उनके मफादात हैं मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में। तो ये जो भी मामलात हैं ये बेसिकली इसराइल और अमेरिका और रशिया यानी रूस का एक गठजोड़ है जिसकी वजह से है। तो जिस तरह से यहूदियों की लॉबिंग जो है वो अमेरिका में बड़ी मशहूर है, कहा जाता है कि जो भी अमेरिका का सदर बनता है वो यहूदी लॉबी के आशीर्वाद के बगैर नहीं बनता। और क्योंकि इकोनॉमिकली यहूदी जो है वो शुरू से बड़े मजबूत रहे हैं, स्ट्रांग रहे हैं, तो उनकी बड़ी इकोनॉमी है। कहा जाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी को भी यहूदी कंट्रोल करते हैं, वो चलाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहूदियों की हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स जो यानी अमेरिका में हैं वो यहूदियों की हैं। दुनिया का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो यहूदियों के कब्जे में है। तो इस वजह से वो कंट्रोल करते हैं बिलखुसूस अमेरिका को, या अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उनके लॉबिंग से या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं आता। और इस तरह से फिर ये यहाँ पे उनको सपोर्ट भी करते हैं, बैकअप भी करते हैं, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, और उसके लिए फिर यूएन जो है वो बेबस और लाचार दिखाई देता है। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज हैं, पानी के मामलात हैं, ये भी चंद बुनियादी यानी मामलात हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है, ये पानी के चश्मे हैं यहाँ पे जो बहते हैं मिडल ईस्ट में। तो ये भी यानी बेसिकली तो सियासी एतबार से बड़े अहमियत के हामिल हैं, और यहाँ से इसराइल भी पानी पीता है, और जो गजा की पट्टी है जहाँ पे अभी फ़लस्तीनी जो हैं वो आबाद हैं, या जो वेस्ट बैंक के इलाके हैं, तो वहाँ से फ़लस्तीनी जो हैं वो भी यहाँ से पानी जो है वो लेते हैं। तो ये एक मामला है कि पानी की अहमियत जो है,
क्योंकि यहाँ पे जो यानी इसराइल का जो यानी सर्वाइवल है, जो उन्होंने आबादकारी यहाँ पे की है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफ्रीका से अपनी यहूदी लाए, यूरोप से यहूदी जो है वो इसराइल लाया और इलाकों से, और वो आबादकारी जो है वो भी करता जा रहा है। और उन्होंने वहाँ पे गैर कानूनी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनीज बनाई हैं, उसको हम आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पानी की अहमियत जो है ये भी एक बुनियादी मसला है, जिस तरह और मामलात हैं जो कि फ़लस्तीन और यहूद के बीच में ये मामला जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है चलता आ रहा है, तो उसमें पानी जो है वो भी एक अहम मामला है। इसके बाद फिर इसराइल मिलिट्री जो है वो ऑपरेशंस वेस्ट बैंक में जो रही हैं, तो ये यहाँ पे एक मैप भी है। आपको अगर याद होगा तो जो तुर्की के प्रेसिडेंट थे तैयब उर्दवान, उन्होंने इसको जो है वो यूनाइटेड नेशंस में दिखाया था ये मैप। तो ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये फ़लस्तीन था, जो ग्रीन एरिया है ये मुसलमान हैं, और ये जो वाइट एरिया हैं ये यहूदी हैं, ज्यूज़। तो ये 1947 में देख लें फ़लस्तीन पे मुसलमान जो थे उनका कितना यानी कंट्रोल था इस पूरे यानी इलाके पे। और फिर आप इसको देख लें, जब ये पार्टीशन हुई, पार्टीशन प्लान 1947 जो है, और इसी पार्टीशन प्लान की बुनियाद पे फिर अरब इसराइल वार हुई 1948 में, क्योंकि अरबों ने इसको कबूल नहीं किया था। तो ये वो पार्टीशन प्लान था जो इसराइल ने जो है वो डिक्लेयर किया था। और यहाँ पे जो आपको वाइट इलाके नज़र आते हैं वो यानी इसराइली लैंड जो है वो डिक्लेयर की गई, और बाकी जो ग्रीन पेच आपको नज़र आ रहा है ये फिर फ़लस्तीनी लैंड जो है वो डिक्लेयर की गई। इसी तरह से फिर ये इलाके हैं जो 6 दिन की जो यानी जो जंग हुई 1967 में, 6 डे वार जो है, उसमें फिर आप देख लें कि इसराइल ने कितने इलाके थे जिन पे कब्जा कर लिया, और फ़लस्तीनियों की जो ज़मीनें हैं उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और इसको यूनाइटेड नेशंस भी नहीं मानता, और यूरोपीय यूनियन भी इसको नहीं मानती। दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं जो बेसिकली इसको नहीं मानते कि ये जो गज़ा की पट्टी जो है इस पे जो इसराइलियों ने जो यानी गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो वो इसको बिल्कुल भी यानी डिनाई करते हैं और वो नहीं मानते। तो ये एक बेसिकली एक इंटरनेशनल यानी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, और इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी डिक्लेयर किया था कि ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन है। और यहूदियों ने काफ़ी कोशिश की कि वो इसको जो है वो ऑक्यूपाइड के बजाय डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर करें, क्योंकि उनका ये एक मौक़िफ़ था कि ये वो इलाके थे जो किसी भी मुल्क के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, और वो इंटरनेशनली इसकी प्रोपेगेंडा भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस ने क्लियर कट इसको मानने से इनकार कर दिया, यूरोपीय यूनियन ने भी और ममालिक ने भी। और ये है जो इस वक्त जो वहाँ पे फ़लस्तीनियों की कंडीशन है। तो ये यहाँ पे आप देख लें कि तकरीबन जितने भी फ़लस्तीन के इलाके थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता करके यहूदी अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। अब बिल्कुल थोड़ी सी ज़मीन है जो फ़लस्तीनियों के पास बची है। तो ये एक बेबसी है, लाचारी है, क्योंकि आप देख लें तो इसराइल के इर्द गिर्द सारे जो हैं वो अरब ममालिक हैं, लेकिन उनमें वो सकत और वो क़ुव्वत नहीं है कि वो फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं वो उनके जो हैं वो साथ खड़े हों, और जो ये कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने गैर कानूनी तौर पे, वो ये ज़मीनें वापस उनसे लेके तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को दे सकें। इसमें बुनियादी वजह ये भी है कि अक्सर जो अरब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे बड़े कमज़ोर हैं, उनके पास कोई इतनी मिलिट्री नहीं है, सिवाय चंद इस्लामी ममालिक के, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें तुर्की है, और इसमें ईरान है। बिलखुसूस जो इसराइल को काफ़ी ज़्यादा मसला है वो यानी पाकिस्तान से उसको डर है, और उसको तुर्की से डर है, क्योंकि 2022 के बाद जो तुर्की और जो इंग्लैंड में जो यानी मुआहदा हुआ था, जब ये सल्तनत उस्मानिया कोलैप्स कर गई थी, तो वो 100 साला मुआहदा जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। उससे फिर इस मिडल ईस्ट की जो जुग्राफियाई हालत है वो काफ़ी तब्दील हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इलाके जो हैं वो तुर्की के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। उससे तुर्की जो है इसराइल यानी ये डर उसको लगा रहता है कि तुर्की शायद उसके ऊपर हमला कर दे, और ये जो इन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है फ़लस्तीन की ज़मीनों पे, तो शायद तुर्की वो उनसे वापस ले ले, और पाकिस्तान भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद करेगा। इसी तरह से फिर ईरान। तो इस वजह से इसराइल जो है वो हरकतें करता रहता है। अभी भी वो आप देख लें कि वो इंडिया को पुश करता है, उसे पंप करता है, और वो इंस्टिगेट करता है इंडिया को कि आप जाएं पाकिस्तान में लड़ें या उनके ऊपर हमला करें। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, और वो इसमें अमेरिका को भी इन्वॉल्व करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
اور یہی بنیادی وجہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پھر ISIS یا جو داعش جیسی تنظیمیں جو مڈل ایسٹ میں جنہوں نے مڈل ایسٹ کو تباہ کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ وہ تنظیمیں بناتے ہیں، پھر انہیں آپریٹ کرتے ہیں، پھر انہیں فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں اور وہ پھر وہ کمزور رہیں، تاکہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ نہ سکیں، اور پھر یہ جو فلسطینی جو زمین پہ جو ان کا قبضہ ہے وہ ان سے کہیں چھڑا نہ لیں. تو اس کے علاوہ یہ اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک میں، جو یعنی مغربی کنارہ ہے، یہاں پہ ان کی آباد کاری جو بڑھتی جا رہی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودی پوری دنیا سے جو ان کے یہودی ہیں، خصوصاً جو افریقہ کانٹیننٹ میں تھے اور جو یورپ میں، ان کو یہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آ کے تو آباد کروا رہے ہیں اور یہ غیر قانونی طور پہ تعمیرات کر رہے ہیں. تو اس کو جو ایریزونا ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی اینڈ ملٹری افیئرس ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر چکا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کتنی زیادہ آباد کاری جو ہے وہ کر چکا ہے اسرائیل. تقریباً 3,01,000 لوگ جو ہے وہ یہودی یہاں پہ آباد کر چکے ہیں اپنے، اور یہ غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے. اس پہ یورپی یونین نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ شور مچایا. اسی طرح سے ورلڈ بینک پہلے ہی اس کے یونائٹڈ نیشنز پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی اپنا ورڈکٹ دے چکا ہے کہ یہ اللیگل آکوپیشن ہے اور یہ اللیگل ہے انڈر انٹرنیشنل لا. لیکن نہ ہی یورپی یونین اور نہ ہی یونائٹڈ نیشنز وہ یعنی اسرائیل کو اس بات پہ جو ہے وہ کوئی پابندیاں لگاتے ہیں، یا ان کا کوئی اثر اسرائیل پہ بظاہر نہیں نظر آتا. اور کیونکہ امریکہ اور جو یعنی روس ہے وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو میں نے جس طرح پہلے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ کس طرح لابنگ کرتے ہیں اور کس طرح یہ اسٹرانگ ہیں اکنامکلی یہودی پوری ورلڈ میں. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ اتنا بین الاقوامی یعنی ان کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کرنے کے باوجود بھی وہ یہاں پہ اپنے نئے شہر تعمیر کر رہا ہے یا وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو آبادی ہے وہ اپنی بڑھا رہا ہے مغربی کنارے کے اوپر، جو کہ بالکل بھی ایک زیادتی ہے اور یہ ایک اللیگل کنسٹرکشن ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. فلسطینیوں کی زمین جو تھی وہ غیر قانونی طور پہ یہودیوں نے جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا 1948 میں، اور 77% جو یعنی فلسطینیوں کی زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کر چکے ہیں یہودی ڈائریکٹلی. اور یہ جو یعنی فلسطین ہے یہ بنیادی طور پہ یعنی ایک زرعی ملک ہے، یعنی جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کا روزگار کا جو یعنی بنیادی ذریعہ ہے وہ زراعت ہی ہے. اور فلسطین جو ہے وہ تقریباً ان کی جو یعنی 13.5% جو ان کی آبادی ہے وہ یعنی بنیادی طور پہ زراعت سے جڑی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو زراعت جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا جو اپنے شہروں میں جو لاتے ہیں، تو ان سے 90% جو ان کی پاپولیشن ہے ان کو روزگار ملتا ہے. تو اس کو کافی ٹائم تک جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ یہودی استعمال کر چکے ہیں اسرائیلی. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یا تو ان پہ سینکشنز لگا دیں، پابندیاں لگا دیں، یا ان کی ایکسپورٹ کو وہ روک لیتے ہیں باقی مڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز کی طرف، اور وہ ان کو مختلف طریقوں سے تنگ بھی کرتے آتے ہیں. اور یہ 2001 میں انمپلائمنٹ جو تھی غزہ میں، جو غزہ کی پٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور 41% جو یعنی کل جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ بے روزگار تھی، کیونکہ یہودیوں نے ان پہ مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں اور وہ انہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. تو اچھی خاصی تعداد میں فلسطین میں اسٹرابیری، اسی طرح سے ایپل، اسی طرح سے آلو، مختلف فصلیں ہوتی ہیں جو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بنیادی طور پہ ان کی ذریعہ معاش جو ہے وہ زراعت ہی ہے فلسطینیوں کا. تو یہ کوشش ہوتی ہے اسرائیلیوں کی کہ ان سے جو یعنی جو زراعت جو معاملات ہیں ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ فلسطینیوں کو مجبور کیا جا سکے اور پھر وہ اسرائیل کو ایک آزاد ریاست یا آزاد ملک کے حیثیت سے تسلیم کریں، جو کہ نہیں کر رہے. اور پاکستان بھی جو ہے وہ اسرائیل کو آزاد ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کرتا. اور اس طرح سے کافی زیادہ مسلم ممالک ہیں، جس میں ترکی ہے اور مسلم ممالک ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا آ رہا ہے مڈل ایسٹ، اس کی وجہ سے جنگ کا میدان بنا ہوا ہے پچھلے 50-60 سالوں سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ اسرائیل کو کوئی لگام دینے والا نہ ہو.
या इसराइल की जो ये भरमार है इस खत्ते में, जो वो चाहते हैं कि वो एक अपना जो है वो एक ताकतवर मुल्क वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लें, और वो उसमें किसी हद तक जो है वो कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक उम्मीद अभी बाकी है कि शायद तुर्की और इसी तरह से पाकिस्तान और कुछ और मुस्लिम ममालिक जो हैं अगर वो मिल जाएं तो शायद वो फ़लस्तीनियों के साथ जो बरसों से ये जुल्म जारी है उसको रोकने में कामयाब हो जाएं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है इस पे था। आई होप कि आपको इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इस मामले के बारे में बुनियादी जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में कमेंट भी कर लें, इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसी कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।